जो हमारे पास अगला थ्रेट है वो है SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी है जिसमें आप की वेब जो जिसमें आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसको अटैकर जो है उसके अंदर अपनी SQL की क्यूरीज इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। होता ये है कि जहाँ पे आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे आपकी डीबी की क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं, अटैकर का पर्पज़ ये होता है कि वो ऐसी इनपुट दे जो आपकी क्यूरी को मैनिपुलेट कर दें। उसके बाद फिशिंग है। फिशिंग ये होती है कि आप किसी यूज़र को, किसी कंप्यूटर यूज़र को ट्रिक करते हैं कि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको लीक कर दे। उसके लिए या तो आप कोई आप कह लें कि मिलते-जुलते पेजेस बनाते हैं किसी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक से मिलता-जुलता पेज बना लेंगे, आउटलुक से मिलता-जुलता पेज बना लेंगे और उसको कहीं होस्ट करके विक्टिम को जो है आप लिंक सेंड करेंगे और वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड उसके अंदर डालेगा तो ऑब्वियसली आप वो कैप्चर कर लेंगे। तो फिशिंग का पर्पज़ ये होता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करना। मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है कि आपके 2 सिस्टम्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चैनल से आप कह लें कि कोई वेब एप्लीकेशन है, एक एक वेब सर्वर है और दूसरा उसका यूज़र है और वेब जो यूज़र है वो वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज के अपने ब्राउज़र के ऊपर वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। तो आप मैन इन द मिडल बन जाते हैं कि आप इन दोनों के दरमियान उस यूज़र और सिस्टम जो वेब सर्वर है उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसको इंटरसेप्ट करके रीड करने की कोशिश करते हैं या उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप मैन इन द मिडल अटैक की बात कर रहे होते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में होता है कि आप किसी भी सर्विस को इस तरह से इंटरप्ट करते हैं कि वो सर्विस यूजेबल नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग की साइट है और उसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दूं कि वो सर्वर जो है वो चोक हो जाए और जो रियल यूज़र्स हैं उनको जब वो एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो उनको वो एप्लीकेशन अवेलेबल ना हो। अब ये डिनायल ऑफ सर्विस मैंने जस्ट एग्जांपल दी है, इसमें आपका कोई डाटा भी हो सकता है कि आप किसी डाटा को डिलीट कर दें, किसी डाटा को आप टेम्पर कर दें, मैनिपुलेट कर दें, जो सर्विस के टाइम पे काम ना आ सके किसी के, तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान में रख लें कि आप कैसे किसी भी चीज़ को कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर पूरी उतरती है, या आप कैसे किसी चीज़ को चेक करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारे बग्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। आप किस तरह से मैप करेंगे कि क्या ये बग सॉफ्टवेयर का बग है, कोडिंग का बग है, क्यूए का बग है, क्वालिटी एश्योरेंस का, या फिर सिक्योरिटी का बग है। तो आपको ये 3 चीज़ें मेन देखनी है कि आप सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो आपको 3 चीज़ें लाज़मी चाहिए होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो इट मीन्स कि आपकी सर्विस, आपकी एप्लीकेशन, आपका डाटा सिक्योर है। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि आप ने एक डाटा स्टोर किया हुआ है और उसके कुछ यूज़र्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र ए है, उसका अपना डाटा है, एक यूज़र बी है और उसका अपना डाटा है। अब ये दोनों का पर्सनल डाटा है, ये आपने एक जगह पे स्टोर किया हुआ है। अब अगर ए का डाटा बी एक्सेस कर ले तो इसका मतलब है ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर अटैक है। ये जो बी का कॉन्फिडेंशियल डाटा था वो ए रीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक इन्फॉर्मेशन जो एक बंदे के लिए इंटेंडेड नहीं है, या वो उसको देखने के आप कह लें कि एलिजिबल नहीं है, या उसके जो इन्फॉर्मेशन उसके लिए नहीं है वो किसी और की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो पहला वाला बंदा उसको रीड करने की कोशिश करता है या वो रीड कर लेता है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर अटैक है। दूसरा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो डाटा जिस हालत में है वो अपनी एक्चुअल हालत में ही हो। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि डाटा या तो एट रेस्ट टेम्पर हो जाए डेटाबेस में, या फिर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कम्युनिकेशन के दौरान उसको बीच में कोई मैन इन द मिडल अटैक के जरिए उसको टेम्पर कर दे। तो उसकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए। तीसरी ये चीज़ अवेलेबिलिटी, उसकी ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए डाटा आपका। जब अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि जब मुझे कोई डाटा जिस टाइम भी चाहिए मुझे वो मिले। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग की मैं कोई साइट एक्सेस करता हूँ और वो बैंकिंग की साइट लॉगिन करने के बाद मैं जो उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो मुझे कहता है कि जी आप अभी नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि ये मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आया। जिस टाइम मुझे ज़रूरत थी उस टाइम मुझे मेरा पर्पज़ सॉल्व नहीं हुआ। तो जब ये तीनों चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आपको मिले तो इट मीन्स के आप कह सकते हैं कि आपका डाटा प्रिंसिपली सिक्योर है। डाटा को सिक्योर करने के लिए हम टेक्निकल कंट्रोल्स लगाते हैं। ऑब्वियसली हम फायरवॉल्स लगाते हैं, हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, हम पैचेस इंस्टॉल करते हैं, हम एंटीवायरसेस करते हैं, हम बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। लेकिन साथ-साथ एक चीज़
बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जिसको कहते हैं कि ठीक है आपने सारी फायरवॉल्स और अच्छे-अच्छे किस्म के आपने सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी के अंदर लगाए हुए हैं। लेकिन आपने कोई पासवर्ड पॉलिसी सेट नहीं की। आप सिंपल एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं एग्ज़िस्ट करती कि ठीक है जी फायरवॉल का पासवर्ड जो है वो मिनिमम इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए। बस उसके ऊपर कोई किसी ने एडमिन एडमिन लगाया होगा, किसी ने एडमिन 1 2 3 लगाया होगा। तो जब तक कोई पॉलिसी नहीं होगी तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल्स होते हैं, जो टेक्निकल कंट्रोल्स हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पॉलिसीज़ इसलिए होती हैं कि आप इंश्योर करें कि जो आपके टेक्निकल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, वो प्रॉपरली जिस पर्पज़ के लिए लगे हैं, वो पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं। उसके बाद है जी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स आप कह लें कि आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने अभी पहले भी बात की है कि टेक्निकल मेजर्स हम लेते हैं। उसके लिए हम टेक्निकली चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। फायरवॉल्स लगाएँगे, एंटीवायरसेस इंस्टॉल करेंगे, एन्क्रिप्शन के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वाइड हम उस चीज़ को आप कह लें कि सेग्रीगेट करेंगे कि यार ये बंदा है, इसकी ये ड्यूटी है और ये इन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल ये सर्वर्स हैं, सर्वर्स की फिज़िकली सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है वो ये बंदा है। जो सर्वर्स के अंदर फॉर एग्जांपल डाटा ओनर्स हैं, ये कस्टमर्स का डाटा है, इस कस्टमर के डाटा का ओनर ये बंदा है। तो अब जब आप ओनरशिप डिफाइन कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी जॉब बचाने के लिए, अपने आप को प्रॉब्लम से बचाने के लिए उसको सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह उनको आपने ऑर्गेनाइजेशन वाइड पे डिफरेंट आप कह लें कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करनी होती है कि किस डाटा का कौन रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद आपके ह्यूमन मेजर्स हैं जिसमें आप लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, उनको फिशिंग से रिलेटेड और पॉलिसी से रिलेटेड बार-बार उनको आप ट्रेनिंग्स देते रहते हैं ताकि उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए कि भाई पासवर्ड रीड नहीं रखना। फिर उसके बाद आप फिजिकल मेजर्स लेते हैं कि जो आप कह लें कि फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बिल्डिंग के अंदर एंटर होना, डाटा सेंटर के अंदर एंटर होना, आपको एंटर होने के लिए कार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सो ऑन। तो आपका मेन पर्पज़ क्या है? आपका मेन पर्पज़ डाटा को या इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हम देखते हैं साइबर क्रिमिनल्स एंड इट्स टाइप्स। साइबर क्रिमिनल्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि साइबर क्रिमिनल्स हैं। अब इसमें किस-किस तरह के लोग होते हैं और उनकी इंटेंशन क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि यार हमें किसने हैक करना? लोगों की एक मेजर थॉट यही होती है कि यार हमें किसने हैक करना? हमारे पास कौन-सी इतनी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है? तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किस-किस टाइप के हैकर्स होते हैं। हैकर किसी एक तरह के नहीं होते। हैकर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और हर किसी की इंटेंशंस में फ़र्क होता है। अच्छा, सबसे पहले जी व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप ये समझ लें कि वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने कोई हैकर्स हायर किए हुए होते हैं, उनको वो सैलरी दे रहे होते हैं और उनका पर्पज़ ये होता है कि जो उन उस कंपनी के डिजिटल एसेट्स हैं, सर्वर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो कहीं हैकर्स हैक ना कर लें। तो उससे पहले वो इस तरह करते हैं कि अपने पास हैकर्स को हायर करते हैं और उनको कहते हैं कि यार ये एप्लीकेशंस हैं और इनको हमने सिक्योर करना है। अब सिक्योर कैसे करना है? हैकर्स उसको हैक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें कहाँ-कहाँ से कोई लूप होल है या फ्लॉज़ हैं तो फिर उसको सिक्योर करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स होते हैं जो आप कह लें कि ब्लैक हैट और व्हाइट हैट के इन बिटवीन है। ब्लैक हैट पहले समझ लें आपको ग्रे हैट ईज़िली समझ आ जाएगा। ब्लैक हैट ये होते हैं कि वो आप कह लें कि विदाउट एनी परमिशन जिनका पर्पज़ ये होता है कि बस यार ये कंपनी है इससे मुझे फलाना डाटा चाहिए और वो उस कंपनी के रिसोर्सेज़ को हैक करने की कोशिश करते हैं। उनके पास उनकी कोई रिटन परमिशन नहीं होती, ना वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो विदाउट परमिशन लोगों का डाटा हैक कर रहे होते हैं। व्हाइट हैट्स के पास बेसिकली परमिशन होती है क्योंकि कंपनी ने उनको हायर किया होता है। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी है और आपको एक वेंडर है जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है एबीसी, वो एक कंपनी एक्सवाईज़ेड को कहती है कि भई मुझे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की सर्विसेज़ चाहिए। तो जो आपके पास हैकर्स हैं, जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको आप कहें कि आप हमारी हमारी ये वाली एप्लीकेशंस को टेस्ट करो और बताएँ कि क्या है। वो उस टाइम तो वक़्त ही उसको टेस्ट करेंगे, कंपनी उनको रिपोर्ट दे देगी, सारे कुछ हो जाएँगे। लेकिन देयर इज़ अ चांस कि जो जिन लोगों ने उस कंपनी की एप्लीकेशंस को टेस्ट किया, उनको वल्नरेबिलिटीज़ पता है, उनको पता है कि इस साइट में क्या-क्या इश्यू है, इस सर्वर के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम है, तो वो मेबी उसको डिस्क्लोज़ कर दें बाद में किसी फाइनेंशियल गेन या किसी भी ब्लैकमेलिंग पर्सपेक्टिव से, उसको आप कहते हैं कि ग्रे हैट है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनाइज़्ड हैकर्स हैं, ऑर्गेनाइज़्ड हैकर्स
कह लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास हैकर्स की कैटेगरीज हैं, जो मोस्ट डेंजरस हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैकर्स हैं। ये प्रॉपर हैकर्स के ग्रुप्स होते हैं, ये कंपनीज होती हैं जिनके पास हैकर्स होते हैं, और ये लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट कंट्रीज को पॉलिटिकल रीजंस पे, मिलिट्री रीजंस पे हैक कर रहे होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद इंटरनेट स्टॉकर्स हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट, आप कह लें कि बस बहुत सारे लोग होते हैं जिनको होता है कि यार अच्छा फलां की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लो, फलां का डाटा निकाल लो, इस तरह के भी लोग। उसके बाद होते हैं जी डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉई है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। उस एम्प्लॉई के पास कंपनी के एक्सेसेस भी हैं, उसके उसके पास कंपनी के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के पासवर्ड्स भी हैं और सो ऑन। वो किसी तरीके से कंपनी से कोई बदला लेने के लिए, अपने मैनेजर से कोई बदला लेने के लिए कंपनी के अगेंस्ट चला जाता है और इन चीज़ों को कंपनी के अगेंस्ट यूज़ करता है, तो उसे आप कहते हैं डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय।